नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है दंगल का। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी भूल थी, लेकिन क्या आज इंदिरा गांधी की इमरजेंसी से भी ज्यादा बड़ी इमरजेंसी है? यह सवाल उठाया कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने बयानों से। राहुल गांधी ने अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु के साथ एक वेबिनार में कहा कि आज आरएसएस देश के संस्थानों पर कब्जे कर रहा है। बीजेपी को अगर सत्ता से हटा भी दे तो इन लोगों से छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि संस्थानों पर इनका कब्जा हो गया। इसी के साथ राहुल ने इमरजेंसी को एक बार फिर गलत कहा, लेकिन साथ ही यह भी बोल दिया कि तब और अब में एक मूलभूत अंतर है। कांग्रेस ने संस्थानों पर कब्जा नहीं किया था, क्योंकि कांग्रेस ऐसा कर ही नहीं सकती। राहुल के बयान पर बीजेपी के नेताओं की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राहुल आरएसएस को समझ ही नहीं सकते। इसीलिए दंगल में आज राहुल के आरोपों से उठे बवंडर पर बहस करेंगे। राहुल का मौजूदा परिस्थितियों पर यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब 5 राज्यों में चुनाव प्रक्रिया चल रही है। इसीलिए पूछेंगे, राहुल के बयान से क्या कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी? इमरजेंसी की भूल राहुल को कबूल? पहले रिपोर्ट देखिए, फिर बताते हैं मेहमान आज हमारे साथ कौन कौन है। जब 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बजा है, जब एक बार फिर लोकतंत्र का इम्तिहान होने जा रहा है, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मौजूदा वक्त की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने आरएसएस पर सीधा हमला करते हुए कहा है कि आज आरएसएस देश के संस्थानों पर कब्जे कर रहा है। लेकिन आरएसएस पर राहुल ने जब हमला किया तो इमरजेंसी की भूल को स्वीकार किया है। हालांकि जब वो इमरजेंसी लगाने को गलत कह रहे थे, तब भी वो दावा कर रहे थे कि उस वक्त भी संविधान की आत्मा पर प्रहार नहीं हुआ था। I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And my grandmother said as such. Very different though. Yeah. And there's a fundamental difference between what happened in the emergency and it was wrong and what is happening now. The Congress party at no point attempted to capture India's institutional framework. And frankly, the Congress party doesn't even have that capability. Our design doesn't allow us that. Even if we want to do it, we can't do it. इमरजेंसी पर गलती की राहुल की स्वीकारोक्ति, या यूं कहें कि सफाई आपने सुनी। अब जरा राहुल का आरएसएस पर दिया गया बयान भी सुन लीजिए। Now one big mother institution called the RSS that is penetrating all Indian institutions. There's not a single one that is not under attack, and it's systematically done. And you can, the judiciary, the press, the bureaucracy, election commission, every single institution is systematically being filled by people who have a particular ideology and belong to a certain institution. राहुल इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के हवाले से कहा कि अगर बीजेपी को चुनाव में हरा भी दें, तो भी व्यवस्था में आरएसएस के लोग ही काबिज हैं। The RSS is doing something fundamentally different. They are actually filling the institutions with their people. So look, even if we defeat the BJP in an election, we are not going to get rid of their people in the institutional structure. राहुल के इन बयानों के बाद बीजेपी ने कहा कि राहुल आरएसएस को समझ ही नहीं सकते। राहुल गांधी को आरएसएस समझने में बहुत समय लगेगा। आरएसएस देशभक्ति की सबसे बड़ी पाठशाला है दुनिया की। लोगों में अच्छा परिवर्तन लाना और लोगों को देशभक्ति के लिए प्रेरित करना, यही संघ करता है। राहुल गांधी जी हों या कांग्रेस के लीडर, माफी मांगते मांगते थक जाएंगे, उनके गुनाहों की गिनती खत्म नहीं होगी। आरएसएस बीजेपी पर राहुल पहले भी हमलावर रहे हैं, लेकिन इस बार राहुल ने एक तरह से मौजूदा परिस्थितियों को इमरजेंसी से भी खराब कह दिया है। आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ केवल 2 खास मेहमान हैं, कांग्रेस और बीजेपी, क्योंकि बहस सीधी सीधी कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियों के बीच की है। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अभय दुबे हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आप दोनों का स्वागत है।
सबसे पहले संबित पात्रा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरएसएस चला रहा है, सब संस्थानों पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया है, हमारी इमरजेंसी में ऐसा नहीं था। देखिए रोहित जी, राहुल गांधी की तकलीफ क्या है मैं आपको आज बिल्कुल सपाट समझा देता हूं। राहुल गांधी जी खुद जान चुके हैं कि वो एक फेल्ड पॉलिटिशियन है, तो कहीं ना कहीं वो ढूंढ रहे हैं कि किसके माथे पर ठीकरा फोड़ा जाए। आपको पता होगा 2014 के बाद लगातार वो ठीकरा फोड़ ही रहे हैं। ईवीएम खराब, इलेक्शन कमीशन खराब, सुप्रीम कोर्ट खराब, इंडिया की आर्मी खराब, अब तो इंदिरा गांधी भी खराब है, अब तो खुद उनकी दादी माँ भी इमरजेंसी, मतलब उन्होंने एक तरह से ठीकरा जो है इंदिरा गांधी के सर पे भी फोड़ दिया है। देखिए खुद फेल्ड पॉलिटिशियन है और कहीं ना कहीं से ये ढूंढ रहे हैं कि किसके गर्दन को हलाल किया जाए। जहां तक ये कहना कि आरएसएस और इमरजेंसी वाला सिचुएशन अभी फिर से बन गया है देश में, क्या चाहते हैं रोहित जी? ये लोग सुबह 6 बजे से मोदी 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 तू ऐसा, मोदी तू चोर है, मोदी तू फलाना है, तू चाय बेचता था, तू जाके फिर से चाय बेच, फिर दोपहर को फिर शुरू हो जाते हैं, मोदी तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारी बोटी बोटी काट देंगे। आप याद करिए, इन्हीं के नेता ने कहा था तुम्हारी बोटी बोटी काट देंगे। शाम होते होते कहते हैं कि अरे तू तो कॉकरोच है, तू तो फलाना है, तू तो चमगादड़ है, तू तो यमराज है। और क्या चाहते हैं ये? क्या चाहते क्या है? मतलब किस, उसके बाद कहते हैं कि ये इमरजेंसी है। मतलब सुबह से शाम तक आप मोदी जी को गाली देते रहते हैं, सुबह से शाम तक आप हमारी संस्थानों को, हमारे प्रधानमंत्री को कोसते रहते हैं। मतलब क्या चाहते हैं? चाकू लाके मतलब हम मार देंगे? मतलब क्या चाहते हैं आप? अभय जी आप तो बहुत विद्वान आदमी हैं, आप मतलब क्या है सुबह से शाम तक गाली देने के बाद आप क्या चाहते हैं और क्या हो इस देश में? बोलिए दुबे जी। रोहित जी, बोलिए रोहित जी, वेट कर रहे हैं हम तो आपके बोलने का। बोलिए। रोहित जी, देखिए पहले तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, चाहे वो किसी ने भी कहा हो, एक राष्ट्रीय चैनल पर ऐसे शब्द प्रयुक्त नहीं करने चाहिए। पद की गरिमा का कम से कम उनको ख्याल करना चाहिए। चमगादड़ और कॉकरोच जैसे शब्द प्रधानमंत्री जी के लिए आपको प्रयुक्त नहीं करना चाहिए, चाहे कोई करे। संबित पात्रा जी, क्या ये इतिहास साक्षी है? क्या देश के सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सड़कों पर आकर नहीं कहते देखे गए कि देश के नागरिकों आपसे अपील करते हैं कि देश के प्रजातंत्र को बचा लो, प्रजातंत्र की साख खतरे पर है? यह आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। क्या रातों रात नोटबंदी के फैसले ने भारत की समूची अर्थव्यवस्था को तहस नहस नहीं कर दिया? समूचे देश ने देखा, इसलिए राहुल गांधी जी कहते हैं कि उस समय से भी बुरे हालात हैं। क्या इस देश ने नहीं देखा कि कैसे काली अंधियारी रात में जब महामारी की विभीषिका से देश जूझ रहा था, तब किसानों के खिलाफ एक के बाद एक 3 अध्यादेश मोदी जी लेकर आए और 200 किसानों की शहादत हो गई। उनकी राहों में फूल की अपेक्षा वो कील और कांटे बिछा रहे हैं। क्या देश ने नहीं देखा कि इस देश के मुट्ठी भर पूंजीपतियों को तो फाल्कन 2000 फ्लाइट्स, चार्टर प्लेन जो हिंदुस्तान ने देखे भी नहीं है, उनसे विदेशों से उनके बच्चों को, अमीरों के बच्चों को बुलाया गया, उसके बाद एयर स्पेस बंद किया और उसके बाद हिंदुस्तान में 4 घंटे का सिर्फ समय देकर लॉकडाउन लगाया। लाखों मजदूर सड़कों पर दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हुए। क्या आप ये नहीं जानते कि शांता कुमार जी ने, आपकी बुनियाद के पत्थर ने गंभीर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जी, ये विधायकों की खरीद फरोख्त हमारा आचरण नहीं है, इसको खरीदना बंद कर दीजिए। क्या यह सही नहीं है कि बहुमत नहीं होने के बावजूद मणिपुर से लेकर गोवा तक आपने सत्ता को हथियाने का काम किया? उत्तराखंड में तो यह तक कर दिया कि सर्वोच्च अदालत को कहना पड़ा कि भारत के संविधान में हमको भी अधिकार नहीं है। मोदी की कैबिनेट यह फैसला लेती है कि उत्तराखंड की सरकार का एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ और उसको गिरा देती है। यह दुष्कृत्य मोदी सरकार ने किया। क्या यह सही नहीं है कि सीबीआई के डायरेक्टर को रातों रात छुट्टी पर भेजा क्योंकि वो गंभीर जांच करने वाले थे, आलोक वर्मा, और उस सर्वोच्च अदालत ने उस पर स्टे दिया, उसके बावजूद उनका स्थानांतरण कर दिया? क्या यह देश नहीं देख रहा है संबित पात्रा जी? क्या यह देश नहीं देख रहा है कि इस भारत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक के बाद एक, चाहे वो सुरेश बहादुर पत्रकार हो, धनंजय सिंह हो, प्रशांत कनौज हो, मनदीप पुनिया हो, राजदीप सरदेसाई हो, मृणाल पांडे हो, जफर आगा हो, उनको सिर्फ इसलिए जेलों की सलाखों के पीछे और एफआईआर
कर रहे हैं कि उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो सरकार को सही मार्ग प्रशस्त कर देना चाहते हैं। क्या इस देश के इतिहासकार, कलमकार, कलाकार जो भी सरकार का मार्ग प्रशस्त करने की कोशिश करते हैं, उनको कहते हैं ये तो अवार्ड वापसी गैंग है, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये तो गुमराह गैंग है। अरे जिनके साथ गठबंधन में आप सरकार बनाते हो एक जगह, दूसरी जगह उनको गुपकार गैंग बताते हो। भारत, आजाद भारत के इतिहास में ऐसी परिस्थितियां नहीं निर्मित हुई कि आप लगातार सत्ता के अधिकारों का दुरुपयोग करके दमन कर रहे हो और नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं, और सिर्फ दो पूंजीपतियों का घड़ी नहीं लगाई है। और क्यों आप दो ही वक्ता हैं, तो कृपया अपने आप से अपनी मानसिक घड़ी से तय कर ले कितना कितना देर में अपनी बात रख रहे हैं। मेरा सवाल आरएसएस पर था, आप इमरजेंसी पर बोलते रहे। खैर, ये आपका चॉइस है। मैं वापस पूछ रहा हूं, तो क्या मैं ये समझूं आप कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी बेहतर थी, जैसा राहुल गांधी ने कहा, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि संविधान के तहत लगाई थी, वो कह रहे हैं गलती थी, लेकिन ये भी कह रहे हैं संविधान के तहत लगाई थी और हमने किसी संस्था पे कब्जा नहीं किया था। बिल्कुल रोहित सरदाना जी, देखिए इतिहास से प्रतिशोध नहीं लिया जाता, सीखा जाता है। और राहुल गांधी जी ने विनम्रता से इस बात को स्वीकारा कि प्रजातंत्र को स्थगित करना किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। मगर आज देश के करोड़ों उन दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अवगत कराना चाहता हूं 10 सेकंड। हाँ, मैं ये कहता हूं कि वो सही निर्णय नहीं था, लेकिन यह निर्णय इसलिए लेने के लिए वो मजबूर हुई कि आप याद रखिए, वो चाहती थी हिंदुस्तान के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय दिलाना। उन्होंने, सुनिए ना, उन्होंने राजाओं के, या गलत नहीं था? अगर गलत था तो फिर उसका जस्टिफिकेशन कैसे हो सकता है? प्लीज, और अगर जस्टिफिकेशन है तो फिर वो गलत नहीं था। कोई, सुनिए ना, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन 352 सीट वाली प्रधानमंत्री, प्रचंड बहुमत की प्रधानमंत्री को निराधार आरोपों के तहत हटा दिया जाए। मैं आपसे यह कहता हूं कि जो राजा रजवाड़ों का प्रीवी पर्स बंद किया, जिसका 1969 में वो कानून लाई, एक वोट से राज्यसभा में हरा दिया। किन लोगों ने हराया? जनसंघ का पीछे से वो सपोर्ट कर रहे थे राजाओं को। वो नहीं चाहते थे कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो। तो आप आरएसएस पर बोले नहीं, पूरा 2.5 मिनट आपने 3 मिनट बोला, आरएसएस पर नहीं बोला। अब आप पीछे वाले रास्ते से आरएसएस लेके आ रहे हैं। अभी लाता हूं, दोबारा लाता हूं आरएसएस। अभी संबित जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, पहले जवाब ले लूं, फिर वापस आऊंगा, तब आप बोलिएगा। मेरी बात का जवाब दीजिएगा। देखिए, संस्थागत रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आप इनके सारे प्रदेशों में चले जाइए जहां सरकार है। सुनिए ना, एक सेकंड, फिर आप जवाब दीजिएगा इत्मीनान से। जहां जहां राज्यों में सरकार है, वहां स्टेट सर्विसेज के लिए इन्होंने जो क्लॉज थे उसको डाइल्यूट कर दिया, और स्टेट सर्विसेज के लोगों को इनकी शाखा में जाने के लिए ये बात भी करते हैं। जहां जहां भी सरकार है, इतना ही नहीं, मंत्रालय के नीचे तक शाखा लगाने का दुस्साहस किया। आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को वर्ग के नाम पर हॉस्टल से ले जाते हैं और शाखा में तैयार करते हैं। प्रत्येक संस्थान में इन्होंने नियोजित रूप से, अब सुन लीजिए उनकी बात भी जवाब में, वरना फिर वही झगड़ा होगा कि मुझे कम समय मिला, इनको ज्यादा समय मिला। प्लीज समित पात्रा जवाब दे दीजिए उनकी बात का। क्या सरकारी अफसरों को, संस्थाओं के प्रमुखों को जबरदस्ती पकड़ के शाखा में ले जाते हैं, मंत्रालयों के दफ्तरों के नीचे शाखा लगाते हैं, जैसा वो आरोप लगा रहे? रोहित जी, मैंने बहुत धैर्यपूर्वक मुस्कुराते हुए अपने प्रतिद्वंदी को सुना। अब आराम से मैं बोलूंगा। पहली बात है, इनके हिसाब से तो हम गुलाम नबी आजाद को भी, आनंद शर्मा जी को भी, वीरप्पा मोइली जी को भी, मनीष तिवारी जी को भी खींच खींच के शाखा ले गए थे, ये G23 वालों को। मतलब इन सारे लोगों को शाखा हम ले जा रहे हैं। ये सारे मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं, मतलब ये सारे एंकर, पत्रकार जितने, इनको खींच खींच के हम शाखा लेके गए हैं। इनके हिसाब से जो राहुल गांधी के साथ नहीं है वो सब शाखा में है। दूसरी बात है, ये 10 बार बोल रहे थे पूरा भारत देख रहा है, ये पूरा विश्व देख रहा है। अरे पूरा भारत देख रहा है, राहुल गांधी से ना हो पाएगा मेरे भैया। इतना जोर जोर, इतने हाइपर वेंटिलेट करके चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आराम से एक एक तथ्यों पे बात करते हैं। पहले इन्होंने कहा कि संबित पात्रा ने प्रधानमंत्री के लिए कैसे भाषा, जो हमारे नेताओं ने ही प्रयोग किया होगा, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। मैं याद दिला दूं, इन्हीं के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जब अध्यक्ष थे, तभी उन्होंने 10 बार क्या हजारों बार कहा था, मोदी चोर है, मोदी चोर है। आज उनके प्रवक्ता खुद क्षमा के भंगिमा में खड़े हैं, वो खुद क्षमा याचना कर रहे हैं कि ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, ये अनपार्लियामेंट्री शब्द है। इन्होंने कहा कि 4 न्यायाधीश सड़क पर उतर गए थे, याद करिए। उन्हीं में से एक न्यायाधीश ने जब राम मंदिर के विषय में अपनी उक्ति को सुनाया, अपने जजमेंट को सुनाया, तो आप ही लोगों ने कहा कि इस न्यायाधीश का तो ये बिका हुआ न्यायाधीश है, इसका तो इंपीचमेंट होना चाहिए। आप उसे इंपीच करना चाहते थे। आप याद करिए, रोहित जी, मैं कभी बीच में नहीं बोला।
रोहित जी मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोला। रोहित जी मैं शांति से सुन गलत रहा तथ्य मत था। रखिए ना, आप पूरी देश के दुनिया देख सामने रही आप विद्वान प्रवक्ता हैं। रोहित जी मैं शांत रहता हूं, कोई बात नहीं, आप इनसे आप बात कर लीजिए, कोई बात आपकी भी बातें उनको पसंद नहीं आई होंगी, हो सकता है उनको भी लगा आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो सुनते रहे। नहीं कहिए, ठीक है, उनकी बात सुन लीजिए, फिर आपके पास आता हूं, आप बोलिएगा। बोले संबित पात्रा। इन्होंने कहा कि जो इमरजेंसी लगी थी उसमें थोड़ी कुछ हुआ था। देखिए हो सकता है विस्मृत हो गया हो, लोग भूल गए हों। मैं जो जवान लड़के लड़कियां हैं उनके लिए बता दूं इमरजेंसी के समय क्या हुआ था। नंबर 1, इमरजेंसी इसलिए लगाई गई थी क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा था कि इंदिरा गांधी जिस प्रकार से चुन के आई थी ये गैर कानूनी है, इंदिरा गांधी को हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट गई थी इंदिरा गांधी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको रिलीफ नहीं दिया, तो इनको लगा कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। और उस समय यह कहा गया कि इंडिया के लिए इंदिरा बहुत आवश्यक है, इसलिए अगर हम कानून को ताक में रख करके, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ताक में रख करके भी इमरजेंसी लगाएंगे तो यह देश के लिए उचित है, क्योंकि इंदिरा इज इंडिया। नंबर 1। नंबर 2, 1,25,000 लोगों को जेल में भेजा गया बिना कारण बताओ नोटिस दिए और बिना कॉज ऑफ डिटेंशन बताए हुए। यह पहली बार हिंदुस्तान में यह हुआ कि आप जिसको अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट कहते हैं और हिंदी में मौलिक अधिकार कहते हैं, जीने के लिए मौलिक अधिकार जिसका गारंटी हिंदुस्तान का संविधान लेता है, पहली बार आपने मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया। पहली बार इंस्टीट्यूशन को बचाने की बात करते हैं, पहली बार जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने डेडिकेटेड ब्यूरोक्रेसी, डेडिकेटेड एंड सोल्ड आउट जुडिशरी के बारे में पूरा का पूरा विषय को स्थापित किया, हिंदुस्तान ने देखा है 3 जजों को सुपरसीड करके किस प्रकार एचआर खन्ना साहब, सलामत रहे एचआर खन्ना जहां भी हैं, एचआर खन्ना साहब को चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया, जजेस को सुपरसीड करके कोई दूसरा जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। हमने देखा है इमरजेंसी के समय, यहां मीडिया के लोग बैठे हुए, मैं कंप्लीट कर रहा हूं, 25 जून के रात को किस प्रकार से तमाम मीडिया हाउस के, उस समय केवल पेपर छपते थे, पेपर के तमाम जो प्रिंटिंग प्रेस थे वहां इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया गया ताकि पेपर ना छप सके। आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं और आप संघ के बारे में कह रहे हैं। मैं 10 सेकंड में समाप्त कर रहा हूं एक चैलेंज देके। राहुल गांधी जी, आप संघ को लंदन में जाके आईएस और मुस्लिम ब्रदरहुड से कंपेयर करते हो। आज आपने संघ के विषय में कहा कि देश को कंट्रोल संघ कर रही है। मैं आपको चैलेंज देता हूं राहुल गांधी जी, आप में हिम्मत है तो एक बार कहिए कि जो इंडियन सेक्युलर फ्रंट बनाया हुआ है अब्बास सिद्दीकी द्वारा, वो आईएस जैसा है। एक बार वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जो केरला में है, आपकी गठबंधन है, और ये वो पार्टी है जो जमाते इस्लामी का फ्रंट है, उसको एक बार आतंकवादी पार्टी कहिए। एसडीपीआई को एक बार आतंकवादी पार्टी कहिए, पीएफआई का फ्रंट है। नहीं, हिंदुओं को गाली देना, हिंदुओं को गाली देना, हिंदू आतंकवाद को सिद्ध करना। अरे आप तो हिंदुओं के दुश्मन है मेरे भाई, हिंदुओं के दुश्मन है मौलाना राहुल गांधी। ये मौलाना राहुल गांधी हिंदुओं का दुश्मन है। ओके, अभय दुबे जो आरोप आज लगा रहे हैं आप बैठ के यहां पे कि देखिए संघ का कब्जा है, सारे संस्थान जो है वो संघ ही चलाता है। आपकी सरकार में तो एनएसी नाम का संगठन संस्था बना, उसके ऊपर आरोप लगा कि ये सुपर पीएमओ है, सब कुछ यही चलाता है। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री का रिमोट उनके हाथ में, यह आरोप लगता रहा। फिर देखिए, एक तो मैं पहले संबित पात्रा जी के तथ्य ठीक कर दूं कि उच्च न्यायालय के आदेश पर सर्वोच्च अदालत ने रिलीफ दिया और इंदिरा गांधी जी के पद को बरकरार रखा था। सिर्फ उनके वोटिंग का अधिकार सर्वोच्च अदालत ने लिया था, बाकी उनका सांसद होने का अधिकार उनको वापस दिया गया। हाई कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में कहा था कि करप्शन का कोई चार्ज इन पर जो पिटिशनर ने दिया है वो सिद्ध नहीं होता, और बहुत छोटी सी विषय पर एक प्रधानमंत्री को उनके पद से अपदस्थ किया, वो भी उनके सचिव चुनाव में लगे थे। इस बात का को लेकर मैं उस पर नहीं जाना चाहता। देखिए, आज बुनियादी सवाल देश के सामने ये है, इन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर हम हिंदू विरोधी हैं और ये हिंदू समर्थक हैं। तो रोहित सरदाना जी, कल भी मैंने ये प्रकाश डाला था, 10 सेकंड में ये बात बताना जरूरी है। ये हमको मुस्लिम परस्त बताते हैं, ये है पाकिस्तान परस्त लोग। इनकी जो बुनियाद रखी गई है ना, बुनियादी रूप से क्यों दिन भर पाकिस्तान पाकिस्तान हर डिबेट में चिल्लाते हैं, जानते हैं ये? क्योंकि इनकी जो बुनियाद रखी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, वो 1942 में उस आदमी के साथ सरकार बनाई फजलुल हक, जिसने पहली बार 23 मार्च
को लाहौर के प्रस्ताव में 1940 में पाकिस्तान का प्रस्ताव पड़ा। उसने कहा कि अलग पाकिस्तान होना चाहिए। ये जानते हुए भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई और आजादी के आंदोलन को कुचलने का प्रस्ताव दिया। ये बड़ी बात करते हैं कि साहब इस पार्टी से संबंध स्थापित कर लिया। अरे मुस्लिम लीग के साथ आपने 2012 में नागपुर में स्थानीय निकाय का चुनाव में सरकार बनाई कि नहीं बनाई? सत्ता की भूख का स्तर इतना गिरा लिया आपने। आपने क्या किया जम्मू कश्मीर में? प्रधानमंत्री की मौजूदगी में पीडीपी प्रमुख कहते हैं कि पाकिस्तानियों और आतंकवादियों तुमको धन्यवाद देता हूं कि तुम्हारी वजह से ये चुनाव हो पाए, और प्रधानमंत्री जी ने मौन सहमति दे दी। तो आप ये पाठ मत पढ़ाइए, आप कीजिए कार्रवाई। आप हर बार जब भी चुनाव आते हैं मुझे बताइए, आज देश में जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर क्यों नहीं बात करते? जब चुनाव आते हैं तब आप शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान, आप बताइए ना। 45 वर्षों की भीषणतम बेरोजगारी पर जवाब हिंदुस्तान चाहता है, उसको दीजिए। 40 वर्षों का रूरल कंजम्पशन सबसे निचले स्तर पर 850 रुपए हो गया, एनएसएसओ की रिपोर्ट है, उस पर बात आइए। 58 सालों की सबसे निचले स्तर पर क्रेडिट ग्रोथ उद्योग की है, उस पर बात कीजिए संबित पात्रा जी। 100 रुपए का पेट्रोल हिंदुस्तान में कर दिया, 225 रुपए आपने गैस के सिलेंडर पर बढ़ाकर महंगाई की आग में झोंक दिया, उस पर बात कीजिए। नियोजित रूप से, संस्थागत रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुस्तान को खोखला कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी खोखला कर रही है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पेट्रोल के प्राइस बढ़ा रहा है, जीडीपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गिरा रहा है। देखिए सत्ता को पोषित कौन कर रहा है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आपके लोग, मित्र हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, राशिद किदवई, आप जानते हैं, मुझे लगता है मुझसे बेहतर परिचय आपका उनसे। उन्होंने लिखा 1984 में राजीव गांधी इसी आरएसएस के सहयोग से चुनाव जीते थे, मदद मांगी थी उन्होंने, और आप लोगों ने खंडन तक नहीं किया उसका। ब्रेक के बाद आऊंगा तब जवाब दीजिएगा, इसका पढ़ के सुना दूंगा सर, तब जवाब दीजिएगा, तब तक पढ़ भी लीजिएगा। संबित पात्रा बोलिए अपनी बात, उस पर कमेंट कीजिए, फिर ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे जल्दी। देखिए, मुझे तो बड़ा दुख है। ये इन्होंने कहा कि अभी सारे मजदूर खत्म हो गए, बेरोजगारी का आलम चरम सीमा पर है, इतनी महंगाई हो गई है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, और हम लोगों को ये इस विषय में बातचीत करनी चाहिए। मतलब मैं बैठ के ऑपोजिशन का काम भी करूं? आप लोग क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी क्यों इमरजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं? वो इन सब बारे में बात करते ना। राहुल गांधी क्यों आरएसएस के बारे में बात कर रहे हैं? वो सिलेंडर के बारे में बात करते ना, और गुजरात में 2-4 सीट जीत जाते। अरे भाई साहब, मतलब कमाल है। राहुल गांधी का काम भी हम ही लोग करें, आपके प्रवक्ता का काम भी हम ही लोग करें, सोनिया गांधी का काम भी हम ही लोग करें, तो आप क्या करेंगे? बैंकॉक पे छुट्टी मनाएंगे क्या? मतलब क्या कमाल के लोग हैं आप लोग। देश बर्बाद हो गया, आप अपने आप को ऑपोजिशन पार्टी कहते हैं। एक सीट आज गुजरात के चुनाव के नतीजे घोषित हुए। प्रकाश जावड़ेकर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे सीटों का नतीजा दिया है। आप जानते हैं, मतलब पूरे का पूरा नेस्तनाबूत हो गया है। आपके विधायक उतरे थे निकाय के चुनाव में, वो सारे विधायक भी हार गए हैं, आपके अध्यक्ष हार गए हैं, आपके अध्यक्ष के बेटे हार गए हैं। उसके बाद इतनी जोर, ये मुस्कुराहट, ये कमाल की बात है। पंजाब मारे जाएंगे आपकी मुस्कुराहट पे, सच में। पंजाब नहीं बताएंगे, उम्मीदवार तक नहीं मिले आपको लड़ाने को पंजाब में, तो उसकी बात नहीं करेंगे, नागपुर की बात नहीं करेंगे। क्या हाल हुआ अरे भाई साहब, आपने मुझे अगली बार आप बात करेंगे, फिर देखिएगा मैं कैसे आपके बीच में लगातार बोलूंगा। बताइए ना, उत्तर प्रदेश के अलावा एक मैं बता रहा हूँ कौन सा झंडा गाड़ दिया। आप झारखंड आ रहे, आप मध्य प्रदेश आ रहे, देखिए रोहित जी, आप देखिए रोहित जी, इनसे कंट्रोल नहीं होता है बेचारे। मेरा एक सवाल है, दोनों को रोकते हुए मेरा एक सवाल है, क्योंकि बात राजनीतिक तौर पर चुनाव के नतीजों पर आ गई है, तो क्या अगर पार्टी चुनाव लगातार जीत रही है, इसका मतलब यह है कि महंगाई से लोग परेशान नहीं है? इसका मतलब यह है कि बेरोजगारी से लोग परेशान नहीं है? इसका मतलब यह है कि लोगों की समस्याएं खत्म हो गई हैं? क्या इसका यह संदेश होना चाहिए? अभय जी, आप कह रहे हैं कि देश में सब संस्थानों पर आरएसएस का कब्जा है, लेकिन पंजाब में आप चुनाव जीतते हैं मगर यह मानते हैं कि नहीं, चुनाव आयोग बिका हुआ है। किसके हाथ बिका हुआ है? आपने आरएसएस का इशारा दिया। जज अदालत के जब दिशा रवि को जमानत देते हैं तो कहते हैं कि टूटे गुरूर पर मलहम के लिए किसी पर सिडिशन नहीं लगा सकते, लेकिन आपके हिसाब से तो न्यायालय पर आरएसएस का कब्जा है, तो फिर ये चीजें कैसे हो रही? और तीसरी बात जो मैंने ब्रेक के पहले छोड़ी थी, आपके मित्र ने लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, कि राजीव गांधी ने आरएसएस के सहारे चुनाव जीता 1984 का। आप लोगों ने कोई मुकदमा नहीं किया, कोई खंडन नहीं किया? नहीं, मुकदमा नहीं। देखिए, ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, पत्रकार को लिखने का अधिकार है। सरकारों में इस देश में किताबें बैन की हैं, बिकने नहीं दी हैं, इसलिए मुझे ये बताइए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आपने उनको किताब बेचने की छूट दी। अब बोलिए। मैं फिर कह रहा हूं रोहित सरदाना जी, प्रगतिशील प्रजातंत्र में
इतिहास से सीखना चाहिए, प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए। हम शिक्षा लें, जो पहले गलत हुआ है उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। मैं आपको सिर्फ ये प्रकाश डालना चाहता हूं, 1984 में के संदर्भित विषय पर उन्होंने क्या लिखा है वो जाने। कांग्रेस पार्टी उस बात को नहीं ओन करती, लेकिन मैं ये प्रामाणिक रूप से कहता हूं कि इमरजेंसी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाला साहब देवरस जी ने सही ठहराया था। एक नहीं, 3-3 चिट्ठियां लिखी इंदिरा गांधी जी को, उसके बाद चिट्ठी लिखी विनोबा भावे जी को कि मेरे पास उसका जवाब नहीं आया। चिट्ठी में उन्होंने लिखा प्रामाणिक रूप से कि मैं संजय गांधी जी के 20 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन भी करता हूं। उसके बाद टीवी राजेश्वर, आप जानते हैं, आईबी के प्रमुख थे, उन्होंने अपनी किताब द क्रूशियल ईयर्स में भी इस बात का उल्लेख किया है। मैं उन इतिहास से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता, लेकिन चूंकि राहुल जी ने कहा है, हम सब मानते हैं कि इमरजेंसी लगाना, प्रजातंत्र को स्थगित करना सही नहीं, लेकिन अघोषित रूप से जो प्रजातंत्र भारतीय जनता पार्टी ने स्थगित कर रखा है वो भी सही नहीं है। आप कल्पना तो कीजिए, किससे गुहार लगाने जाए किसान, बताइए। राज्यसभा के कैमरे बंद कर दें, वोट डिवीजन की मांग ठुकरा दें, सुप्रीम कोर्ट में झूठा रोहित जी ये कह दें कि हमने स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन किया था, और सूचना के अधिकार में जानकारी दें कि हमने किसानों से कोई बात नहीं की। ये कानून बनाते वक्त 11 और 15 दिसंबर को इन्होंने सूचना के अधिकार में जवाब दिया है। मजदूरों के खिलाफ इन्होंने कानून बनाया, मजदूरों को, कंपनियों के समर्थन में कानून बनाया। तो ये चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं, नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित रख रहे हैं, इसलिए सब मानते हैं इस बात को। लेकिन 6 साल में राजनीतिक तौर पर आपकी पार्टी किस तरीके से हाशिए पर गई, इस बात के लिए भी मुझे आपके सामने सबूत रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी अपने नेताओं को सुन रहे होंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा बहुत अच्छे से। पर मेरा सवाल यह है संबित पात्रा, कि वो चुनाव हार रहे हैं और आप चुनाव जीत रहे हैं, तो क्या इसका मतलब यह मान लिया जाए कि जनता 100 रुपए पेट्रोल में खुश है? जनता 3 महीने में 250-250 रुपए सिलेंडर महंगा हो जाए तो उसमें खुश है? जनता बेरोजगारी के खिलाफ धरना देती रहे बैठ के, पद खाली पड़े हो पर भर्तियां ना हो रही, उसमें खुश है क्योंकि आप चुनाव जीत रहे हैं? मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने वो विषय कहा ही नहीं। विषय चूंकि इमरजेंसी का चल रहा था और इन्होंने कहा देश बर्बाद हो गया, तो मैंने कहा ये तो ऑपोजिशन का काम है, उठाइए ना। देश में कोई इमरजेंसी नहीं लगा है, आप तो रोज प्रदर्शन करते हैं, धरना करते हैं, करिए, इन विषयों को आप उठाइए। अगर इतने परेशानियां हैं देश में तो आप उठाइए, लोगों को कन्विंस करिए, ये हमारा काम नहीं है। अब मैं विषय पे जवाब देता हूं जो अभी मैंने सुना। पहली बात, इन्होंने कहा किसान किसको जाके गुहार लगाए, देश में तो इमरजेंसी लगा है। रोहित जी, आपने भी देखा, हमने डिबेट किया, किसान सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों को ही कटघरे में खड़ा किया कि ये कमेटी कैसे बन सकती है जी, ये कमेटी तो देखिए रोहित जी मैं बहुत धैर्यपूर्वक सुनता हूं रोहित जी, और मैं आपके डिबेट में कोई चिल्लाना नहीं चाहता हूं रोहित जी। नहीं, मैंने देश के प्रतिष्ठित एंकर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसान नहीं गए सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ तथ्य ठीक कर रहा हूं। अच्छा, आप सुन लीजिए, उनकी बात तो सुन लीजिए। बोलिए संबित पात्रा, पूरा कीजिए। रोहित जी, पूरा विषय सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट में किसान संगठन के लोग गए थे, पूरी सुनवाई होने के बाद कमेटी बनी। यही कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ट्वीट किया कि अरे ये कोई कमेटी है, ये कमेटी तो बीजेपी के लोगों की कमेटी है। उसके बाद भी कहते हैं इमरजेंसी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी मान्य नहीं है। आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक करती है, राहुल गांधी कहते हैं ये तो खून की दलाली है, इनके नेता कहते हैं ये तो सर्जिकल स्ट्राइक है। मतलब आर्मी कहे तो भी विश्वास नहीं है, आप कहते हैं ये तो इमरजेंसी है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जाके लंदन में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बुर्का ओढ़ करके, कपिल सिब्बल वहां जाके बैठ जाते हैं, फिर भी आप कहते हैं कि ये इमरजेंसी है। 26/11 आरएसएस की साजिश ये कहते हैं, उसके बाद भी आप कहते हैं पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के बाद कि इस देश में इमरजेंसी लगा हुआ है। अरे धिक्कार है, केवल और केवल अपने नेता को बचाने के लिए आप देश को इस प्रकार से नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। एक संस्था को आपने इस देश में अच्छा कहा है, आज तक एक संस्था को आपने इस देश में अच्छा कहा है? बिल्कुल सही कहा रोहित जी ने, जब दिशा रवि को बेल मिल जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट सही हो जाए, ये हाई कोर्ट सही हो जाए, बेल किसी को ना मिले तो ये सब बिके हुए लोग हो जाए। ये आपका फेलियर है, ये देश खराब नहीं हुआ है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हाँ, इसीलिए कहेंगे ना कि जिस दिन हम और आप बैठ के बात कर रहे हैं, अभी 6 बजे पूरा 1 घंटा डिबेट भी करेंगे इस पर, जो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं उनके ऊपर इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, अभी इस वक्त भी पूछताछ हो रही है उनसे पुणे में इनकम टैक्स की। चलिए मैं बोलता हूं इसका। आपको क्या लगता था इस देश में चोरी करेंगे और कोई छापा भी ना पड़े, कुछ भी ना हो? आप एक चोर था, हा ऐसे रावण की तरह मत हंसी, आराम से बोलने दीजिए। आप याद करिए, एक इस देश में आदमी था जो पैसे भी लूटता था, फोन अ फ्रेंड करके पैसे भी बैंक से लेता था, और हर फ्राइडे को एक कैलेंडर भी छापता था। अब रेड पड़ा है,
अब एक्सट्रेडिशन चल रही है, एक एक्सट्रेडिट होकर यहां पे आ रहा था जिसके साथ राहुल गांधी पार्टी बनाते थे। आपको क्या लगता है किसी के ऊपर रेड ना हो? मतलब ये इमरजेंसी है? ये इमरजेंसी नहीं है, करप्शन करेंगे तो पकड़े जाएंगे। दूसरी बात, अच्छा, यहां पर लोग बैठ के नारे देते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। राहुल गांधी उनके साथ खड़े नजर आते हैं। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। आपको क्या लगता है इन लोगों को छोड़ देना चाहिए? इन लोगों को, उमर खालिद जैसे लोगों को जेल में नहीं भेजना चाहिए? अरे इनका बस चले तो ये तो उमर खालिद को अपना कैंडिडेट बना करके खड़ा करेंगे अमेठी से। इनका बस चले तो ये कन्हैया कुमार को अपना कैंडिडेट बना खड़ा करेंगे। क्या इन लोगों के खिलाफ केस नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। गद्दारी जो करेगा उसको इस देश का कानून भुगतना पड़ेगा। वो इमरजेंसी नहीं होता है भाई साहब, ठीक है, वो इमरजेंसी नहीं होता है, समझ लीजिए कान खोल के। ठीक है, अब अभय जी आपकी इमरजेंसी भी तो सवालों में है। हाँ, मुझे अपना राहुल नाम गांधी पता के है, नेतृत्व मेरा पर नाम सवाल पता उठाए है, हैं बताइए। या पार्टी में नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं, उनके पोस्टर जलवा रहे आप लोग। गुलाम नबी आजाद ने अगर नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी तो उनके पोस्टर जलाने लगे आप लोग। फिर कहते हैं कि हम तो बड़े लोकतांत्रिक हैं क्योंकि हमारे यहाँ यूथ कांग्रेस का इलेक्शन होता है। भाई, जिस आदमी ने राहुल गांधी के लिए कह दिया कि मैं इनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहता हूं अध्यक्ष पद का, उसे आपने बाहर निकाल दिया। ऐसी लाग लपेट से लवणासुर बोलता था संबित पात्रा जी। इस लवणासुर पात्र को पढ़ना कभी, आप लवणासुर जैसा बोलते हैं। आपका याद राहुल गांधी को क्या गुलाम नबी आजाद, सुनिए ना, गुलाम नबी आजाद साहब के संदर्भित विषय पर कहना चाहता हूं। उन्होंने हमेशा हमारा मार्ग प्रशस्त किया है, लेकिन आजाद साहब प्रधानमंत्री जी जमीन से जुड़े हैं, सवाल इसका नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जमीन से जुड़े हुए लोगों को, अंतिम पंक्ति के लोगों को उखाड़ कर फेंक दिया है। सवाल उस बात का है, सवाल इस बात का नहीं। बोलने का अधिकार नहीं है क्या अपनी बात? देश को कमजोर किया जा रहा है। आप उनका पुतला जलाएंगे क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा कि मोदी जमीन से जुड़े। रोहित सरदाना जी 1.5 लाख करोड़ रुपए लेकर 23 लोग नियोजित रूप से हिंदुस्तान से भगा दिए गए। अरे वो विजय माल्या, उसका लुकआउट का नोटिस रिवोक करते हो और एनआईए के नोटिस किसानों को थमा देते हो, लुकआउट के नोटिस किसानों को थमा देते हो। इससे बड़ी शर्मनाक कोई बात है? ये 7 साल से बजाए जा रहे हैं। बताइए ना हिंदुस्तान को। अरे इसी को कहते हैं इमरजेंसी। अरे मिलकर नियोजित रूप से कान में बोलकर विजय माल्या भागा। ये इमरजेंसी कमाल की बात है। एक्स्ट्राडाइट होके लोग यहाँ हिंदुस्तान आ रहे हैं। जिन लोगों ने आपसे पैसे लिए थे, जिन लोगों को आपने पैसे दिए थे, जिन लोगों से आप लोगों ने कमीशन लिया था, हम उनको एक्स्ट्राडाइट करके हिंदुस्तान ला रहे हैं जो इमरजेंसी हो गया। वाह, कमाल की बात है। मेरा सवाल इसी को आपातकाल कहते हैं। लेकिन अभय जी, मैं सारी बातें मान लेता आपकी, ये कैसे मान लूं कि आप सऊदी में वहाबी कब्जा है वहां की मस्जिदों पर, वहां वो किस तरीके से करते हैं, ठीक वैसे ही आरएसएस का कब्जा है देश के संस्थानों पर। आपको तुलना करने के लिए भी और कुछ नहीं मिलता क्या? ये बोलते हैं आपके नेता। देखिए रोहित सरदाना जी, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी क्या कर रहे हैं? इस हिंदुस्तान को जो विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कारों का देश है, उसको बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आप चुनाव में जाइएगा बड़े माइक्रो लेवल पर। ये प्रणब मुखर्जी को समझ नहीं आया था क्या? कोस्टल प्रोग्राम में आप लोगों के नारे लगाने के बावजूद एक सीट पर हिंदू मुस्लिम करके ये लोग चुनाव लड़ते हैं। आप उठाकर देख लीजिए नैरेटिव। अबे जी, मुस्लिम पार्टियां ढूंढ ढूंढ के आप लोग गठबंधन कर रहे हैं। इनके पास उसको क्या कहेंगे फिर आप? नहीं है। आप केरल में मुस्लिम पार्टी ढूंढते हैं, बंगाल में मुस्लिम पार्टी ढूंढते हैं गठबंधन करने के लिए कि किसी तरह इनके कंधे पे सवार हो जाएं, तो फिर क्या कहेंगे उसको आप? देखिए, संविधान प्रदत्त अधिकार है राजनीतिक दलों को, जो बना है, जिन्होंने दर्जा प्राप्त किया है। ये नहीं लिखा कि मुसलमान ढूंढ के गठबंधन करना है। सुनिए ना, पार्टी से गठबंधन करना है। अरे देखिए, वेस्ट बंगाल में लेफ्ट से गठबंधन किया हमने, क्या वो संवैधानिक गठबंधन है? मुझे ये सवाल मैंने नहीं पूछा, आपके अपने आनंद शर्मा ने उठाया है। वो कह रहे हैं कि आप अपनी विचारधारा को समझौता कर रहे हैं, उनको समझाना है। देखिए, मुझे नहीं। देखिए, उनको समझाने की आवश्यकता नहीं। देश उनको गाली देने की आवश्यकता है, जैसे दे रहे हैं आपके लोग। हार की कगार पर खड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी के सामने परिणाम आएंगे, देश अपने आप जवाब दे देगा। कि देश बुनियादी मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है, देश इन भटकाने वाले मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ रहा है। संबित पात्रा जी, आज उद्वेलित है युवा, आज व्यथित है देश का आम आदमी महंगाई से। आज गुस्साइए मत, आराम से बोलिए, वो जवाब देगा। ठीक है संबित पात्रा, बोलिए। ठीक है। देखिए, मैं तो ट्रांसक्रिप्ट लेके बैठा हूं। अच्छा हुआ आपने वो शब्द कह दिया। मैं ये लाइन पढ़ देता हूं जो राहुल गांधी ने कल कहा है। जिस तरह सऊदी अरब में वहाबियों का मक्का पर नियंत्रण है और राज परिवार देश चलाते हैं, उसी तरह यहां आरएसएस संस्थाओं पर काबिज है। मतलब मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, किसी ने अभी तक राहुल गांधी के इस बात को सुना नहीं है। और आईएसएफ वाले मौलाना को तो सुनना चाहिए। वहाबियों का कब्जा है मक्का के ऊपर,
वहाबियों का ये राहुल गांधी कह रहे हैं। आप बताइए, कमाल की बात है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि राज परिवार जैसे चला रहे हैं देश सऊदी अरब में, वैसे ही आरएसएस चला रही। ये राज परिवार कौन है? कौन है क्वीन विक्टोरिया? क्वीन विक्टोरिया गांधी परिवार की सोनिया गांधी है। क्वीन विक्टोरिया है वो। कौन है राजकुमार? क्लाउन प्रिंस कौन है? ये राहुल गांधी क्लाउन प्रिंस है। हमारे दो मोदी परिवार कौन सा है? हम दो हमारे दो भैया, हम दो हमारे दो। मैं बताता हूँ हम दो हमारे दो कौन? हम दो मतलब राजीव गांधी, सोनिया गांधी हमारे दो हैं, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा। अरे मैं बताता हूँ, हम दो हमारे दो, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा। ले डूबेंगे ये हम दो हमारे दो। कांग्रेस पार्टी को आधा खत्म हो चुकी है, इंतजार करो। हम दो हमारे दो, ये जो दो रत्न पाले हुए हैं ना, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, इंतजार करो। हम दो हमारे दो। बताइए, कमाल की बात है। राज परिवार के बाद ये लोग करते, शर्म नहीं आती है? राज परिवार कौन सा है? कौन सा है राज परिवार? ये सोनिया गांधी है, क्वीन विक्टोरिया। ये फिर शुरू हो गए। रोहित जी, आपने मुझे तो मना किया बीच में बोलने से, अब ये फिर शुरू हो गए। देखिए रोहित जी, अब देखिए रोहित जी, मैं तो चुप था, मैं तो बोलता नहीं हूं बीच में, ये फिर शुरू हो जाते हैं। ये क्या कमाल की बात है? अब मैं कंप्लीट तो कर लूं प्लीज। देखिए, राज परिवार कौन है हिंदुस्तान में, ये हर कोई जानता है रोहित जी। एक ही राज परिवार है हिंदुस्तान में, वो गांधी परिवार है। इनको लगता है ये देश इनकी बकौती है। मतलब नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद सोनिया जी के बाद राहुल जी के बाद प्रियंका जी के बाद पता नहीं कौन से वाड्रा जी। मतलब कमाल है। हम लोग क्या आपके स्लेव हैं? आपके गुलाम है क्या? अरे आप लोग ये चाटुकारिता बंद करिए, गुलाम परिवार का। भाई साहब, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, कुछ फायदा नहीं होगा गुलामी करके। गुलामी करने के बाद देखो आनंद शर्मा जी का क्या हो रहा है, गुलामी करने के बाद देखो मनीष तिवारी का क्या हो रहा है, गुलामी करने के बाद देखो वीरप्पा मोइली का क्या हो रहा है। पुतला फूंका जा रहा है इन लोगों का। अरे आपकी क्या बिसात है? मैं तो आपकी क्या बिसात है भैया? बड़े बड़े कपिल सिब्बल का देखो क्या हाल हो रहा है। इतनी गुलामी और चरण वंदना करने के बाद भी क्वीन विक्टोरिया आज उनका पूछ नहीं रही है। आपकी क्या बिसात है? इसलिए शांति से बैठो, आप शांति से बैठो और इतना परेशान मत हो। उनकी पूजा करो। ये करोड़ों किसान जब खड़े होंगे झगड़ा करना बंद कर दीजिए, जब आपको पता लगेगा। ये करोड़ों किसान खड़े हैं मेरे भाई। गुजरात में भी किसान रहते हैं, समय बिहार में किसान रहते हैं। मैंने जब ये सवाल पूछा संबित जी, मैंने जब ये सवाल पूछा क्या चुनाव के नतीजे इस बात की तस्दीक है कि लोगों को कोई परेशानी नहीं है, तो आपने कहा कि नहीं, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, ये तो अभय जी ने छुआ था। और अंत होते होते आप फिर इसी बात पर आ गए कि देखिए हम तो गुजरात में चुनाव जीत गए। सर, दिल्ली में 4-5 वार्ड आज उनके भी नतीजे आए। एक आपके हाथ में था, वो भी हाथ से खिसक गया। नहीं, हमारे पास एक सीट थी दिल्ली में, हाँ, एक हाथ से चली गई है। उसमें एक आपके हाथ में थी, वो भी आपके हाथ से चली गई है। क्या उसको भी हम मानते हैं? उस इंडिकेटर मानना चाहिए को मानते हैं। ठीक है, मानते हैं। चलिए मानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मानते हैं आवश्यकता है बिल्कुल, तो वो नीतियों में दिखना भी चाहिए। क्या अब इसके बाद पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, इनकी कीमतों पर लगाम लगेगी? क्या बेरोजगारी को लेकर जो लगातार रोज ट्रेंडिंग होती है सोशल मीडिया पर, और आपकी पार्टी सोशल मीडिया फ्रेंडली पार्टी कही जाती है, क्या उस पर ध्यान जाएगा? सरकारों की नीतियों में वो असर नजर आएगा? इसका हम इंतजार करेंगे और उस पर नजर भी रखेंगे। उसका मतलब है कि आरएसएस को गाली दिया जाएगा? सर, वो एक अलग विषय है। देश में इमरजेंसी है, ये तो गलत है ना। डिबेट का विषय तो इमरजेंसी है। बिल्कुल, वो एक इतर विषय है। आप दोनों ने अपनी बात रखी, उसके लिए धन्यवाद। दंगल में आज हमने आपसे सवाल पूछा था, क्या राहुल गांधी की माफी से कांग्रेस का इमरजेंसी का दाग धुलेगा? आपके जो जवाब हमें मिले उनमें 12% ने हां कहा, जबकि 88% लोगों का कहना नहीं।